वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। तो आप लोगों को पता है अभी जो एनटीपीसी के पेपर हुए थे उसकी रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी रेस्पॉन्स शीट भेजी है। तो आइए दोस्तों उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एनटीपीसी में इस बार पूछे गए थे साइंस के, जिससे आप लोगों को पता पड़े इस बार रेलवे के लेवल क्या रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों आपको पता है भी ग्रुप डी में 25 नंबर के आप लोगों को साइंस आएगी, तो सेम क्वेश्चंस आप लोगों को ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, है ना। आप लोगों को पता है इस बार भी मैं एनटीपीसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आप लोगों को पड़ेगा आपकी शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए होंगे। कभी कुछ डाटा घुमा रहा है, कभी क्या घुमा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी बताता हुआ चलूंगा शिफ्ट कौन सा है, कौन से डे को आया था और कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों को डेली एमसीक्यू करने हैं, आप लोगों के लिए एमसीक्यू की बिल्कुल बाहर आ रही है। डेली 1 पीएम और 2 पीएम पे मैं आपको बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू करवाता हूं। दोस्तों दोपहर 1 बजे जो एमसीक्यू होते हैं उस सीरीज का नाम ही क्या है, लेट्स क्रैक साइंस है। बिल्कुल साइंस को क्रैक कर दोगे, यहाँ पर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। और दोपहर 2 बजे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। इसमें केवल और केवल साइंस नहीं, मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ। और इस बार के जो एनटीपीसी के क्वेश्चन आए थे वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो दोनों क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। और दोस्तों इन दोनों ही क्लासेज में आप लोगों को आपकी रैंक मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या आ रही है। ठीक है, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन का पता लगा सकते हो। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर गोल सेलेक्ट कर लीजिए एसएससी एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च कर लीजिए नीरज जांगेड़, मुझे आप लोग फॉलो कर लो। इधर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे ना, आप लोगों से एक बार कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लीजिएगा। दोस्तों बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्रिप्शन से जुड़िए। यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को। हर क्लास की शानदार पीडीएफ मिलती है, सभी टीचर्स के कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। कितनी भी बार आप लोग देखो, तो जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहाँ पर ऐसे प्राइस आती है। दोस्तों बेस्ट है, 12 महीने या 24 महीने का आप लोग लीजिए। यहाँ पर आप लोगों से कोड पूछेगा, तो कोड में आप लोग लगाएंगे नीरज 11, जिससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिले। नीरज 11 कोड किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना हो सभी में एप्लीकेबल है। चलिए स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन स्टार्ट करें, बताइए स्टार्ट। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कौन सी डे और कौन से शिफ्ट के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो 16 जनवरी को जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, जिसमें सुबह वाली जो शिफ्ट है 10:30 से 12 बजे वाली, उसके मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। उसमें किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। चलिए, तो क्वेश्चन मैं आपको कैसे करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिए है ना, ये बिल्कुल आप लोगों के जैसे वहां पर आते हैं ना रेस्पॉन्स शीट में, बिल्कुल मैंने वैसे ही लिए हैं। अभी मैंने इसको टाइप नहीं करवाया है क्योंकि एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसके आगे जो ऑप्शन है ना वो मैंने छुपा दिए हैं, तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा उसके ऑप्शंस नहीं होंगे। आप लोगों को दोस्तों अपने हिसाब से जवाब देना है कि एक होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर केवल और केवल आप लोगों को एक लैंग्वेज देखने को मिल रही है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को मैं बोल के बता दूंगा क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, और जब इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तब मैं हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है बताओ कि इनमें से किसको आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में जानते हो। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दोस्तों जब भी कोई चार्ज आ जाता है तो इसको आयन बोलते हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इसको ऋणायन बोलेंगे। तो कौन से ऐसे आप लोगों के चार ऑप्शन में से किसको सेलेक्ट करूं जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अधातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे ने क्या सही आंसर दिया है, क्या रेलवे ने, बिल्कुल दोस्तों रेलवे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ये है राजस्थान के भरतपुर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। देखते हैं रेलवे ने क्या दिया था। दोस्तों रेलवे ने भी ये दिया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और ये कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर में है। ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आप लोग सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। एक ट्रिक हम लोगों ने कई बार याद रख रखी है, ईट पग नाचे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी। पूरा नाम है दोस्तों जे थॉमसन। तो भैया करेक्ट आंसर 1 आना चाहिए। देखो रेलवे ने सही दिया है क्या? बिल्कुल सर, रेलवे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन में क्या बोला चाह रहा है कि इनमें कोशिका का कौन सा अंग है जो कि दोस्तों कोशिका के जो अपशिष्ट होते हैं ना, मतलब कोशिका के ऐसे पार्ट जो खराब हो चुके हैं उसको खा जाता है और कोशिका को साफ करता है। बताओ। तो देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है ना, कोशिका का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजोसोम। इसमें दोस्तों बहुत खतरनाक आप लोगों का लिक्विड भरा होता है। इस लाइजोसोम का काम क्या होता है? इसके दो काम होते हैं। जब भी कोई सेल ग्रोथ कर रही होती है, जब भी कोई कोशिका वृद्धि कर रही होती है, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है ना, तो ये उसको खत्म करता है। दूसरा काम क्या है? जब सेल मैच्योर हो जाती है, जब कोशिका आप लोगों की वयस्क हो जाती है, तो ये लाइसोसोम फट जाता है जिसकी वजह से लिक्विड बाहर आ जाता है और ये पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। या दोस्तों कोशिका में कोई भी खराब पार्ट है उसको खत्म कर देता है। तो ये कार्य किसका है? लाइसोसोम का है। तो ऑप्शन 2 होना चाहिए था। क्या रेलवे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? बिल्कुल रेलवे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब मैं बता रहा हूं 5 जनवरी को पूछे गए क्वेश्चन। शिफ्ट थी दोस्तों दोपहर 3 बजे वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए साइंस में। बताओ। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है मैं बोल के बताता हूं दोस्तों। 4 डिवाइस दी गई थी, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर और थर्मोमीटर। आप लोगों से पूछा गया था ये चारों डिवाइस क्या है? एक हीटिंग इक्विपमेंट है क्या? कोई गर्म करने की डिवाइस है क्या? एक नेविगेशन मतलब मैप वगैरह देखने की डिवाइस है क्या? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इससे कुछ चीज मेजर करते हो क्या? इससे कुछ चीज नापते हो क्या? वेइंग इंस्ट्रूमेंट इससे वजन नापते हो क्या? तो दोस्तों अल्टीमीटर जो होता है वो वायुयान की ऊंचाई मापता है कि वायुयान कितनी हाइट पे उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। बैरोमीटर क्या नापता है दोस्तों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, वायुमंडलीय दाब कितना है। डायनोमीटर क्या नापता है दोस्तों? किसी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, ये आप डायनोमीटर से नाप सकते हो। थर्मोमीटर क्या नापता है? किसी भी बॉडी का दोस्तों टेम्परेचर आप लोग नाप सकते हो थर्मोमीटर से। तो ये चारों किसी ना किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का दोस्तों 3 वाला होना चाहिए था। देखिए रेलवे ने सही आंसर दिया है क्या? बिल्कुल दोस्तों रेलवे ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। समझ गए बात को? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बोला गया जा रहा है व्हाट हेल्प इन फूड डाइजेशन। भोजन के पाचन में मदद कौन करता है? 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग जब भी भोजन को रखते हो तो आपके माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है ना, लार होता है। दोस्तों लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम का नाम है टाइलिन, जो कि क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। किसका पाचन करता है दोस्तों? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो कौन हेल्प कर रहा है? सलाइवा कर रहा है, लार कर रहा है। तो दोस्तों आप आंसर 3 दे रहे हो। क्या रेलवे ने सही आंसर दिया है क्या? बिल्कुल दोस्तों रेलवे ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, यानी ओजोन का जो एक अणु है। दोस्तों अणु मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? एटम एटम मिलके जो बनाते हैं उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं।
जैसे दोस्तों ओजोन में आप लोग फॉर्मूला आपने सुना होगा O3, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ओजोन का एक अणु बना रहे हैं। तो मुझे बताओ इसमें कितने एटम्स होते हैं? 3 होते हैं। भैया रेलवे ने क्या करेक्ट आंसर दिया है क्या? बिल्कुल सर, रेलवे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोग। दोस्तों उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके माध्यम से एक सिंगल सेल, मतलब एक कोशिका आप लोगों की दो पार्ट में विभाजित हो जाती है, दो हाफ से, यानी इसके दो भाग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर कोई कोशिका ऐसे टूट के दोस्तों दो आधे भागों में टूट जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विखंडन, और बाइनरी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों द्वि। तो आप लोगों का इस बाइनरी फिजन को हिंदी में बोलेंगे द्विविखंडन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी कोशिका दो आप लोगों के भागों में टूट जाती है। तो रेलवे ने इसका आंसर 2 दिया है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या ऐसे कौन से जीव है जिनमें दोस्तों रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है? तो इसका एक एग्जांपल ध्यान रखेंगे, अमीबा। दोस्तों अमीबा में क्या होता है, जैसे ये अमीबा है, ये दोस्तों दो भागों में टूट जाएगा, तो ये एक नया जीव बन गया, ये एक नया जीव बन गया, तो रिप्रोडक्शन हो गया ना। दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी दोस्तों दो बराबर भागों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाइनरी फिजन हो गया ना, द्विविखंडन हो गया, तो ये नया बैक्टीरिया बन गया, ये नया बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, कौन से प्रोसेस से होता है? बाइनरी फिजन से, द्विविखंडन से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं हिंदी में बता देता हूं कि इनमें से कौन सा टिश्यू है, इनमें कौन सा उत्तक है जिसका काम होता है जड़ों से पत्तियों तक पानी ले जाना? बताओ। तो बात आती है दोस्तों, टिश्यू किसको बोलेंगे? उत्तक। ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं कोशिकाओं के समूह को। अब दोस्तों आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो बहुत सारे टिश्यू भी पाए जाते होंगे। सिमिलरली प्लांट में भी बहुत सारे टिश्यू पाए जाते होंगे। तो दोस्तों हर टिश्यू का अलग अलग काम होता है। दोस्तों ये मान लीजिए कोई पूरा का पूरा प्लांट है, ठीक है। आपको पता है इसकी जड़ों से पानी जाता है ऊपर पत्तियों तक। पत्तियों तक क्यों जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो पत्तियों तक वाटर कौन से टिश्यू लेकर जाते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, जाइलम लेकर जाता है। इस टिश्यू का नाम है दोस्तों जाइलम। क्लियर है क्या? और अगर आप लोगों से पूछे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बना उसको पूरे प्लांट में कौन लेकर जाता है, तो भोजन को कौन लेकर जाता है? फूड को, वो आपका लेके जाता है फ्लोएम। तो अभी आप लोगों से वाटर के बारे में पूछा गया था, करेक्ट आंसर जाइलम होना चाहिए। भैया रेलवे ने ये आंसर दिया है क्या? सही दिया है क्या? बताओ। क्लियर है क्या? चलो बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, अगर तितली एक कीट है, जैसे तितली को आपने कीट बताया है, जैसे बटरफ्लाई और इंसेक्ट आप लोगों के जुड़े हुए हैं, वैसे ही दोस्तों आप लोग ऐसा जोड़ा बताइए जो उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है जैसे बटरफ्लाई इंसेक्ट से जुड़ा हुआ है। बताओ। 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 देखिए दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, पहले ध्यान से समझो, यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इधर देखो। देखिए जितने भी आप लोगों के एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी आप लोगों के एनिमल्स होते हैं ना, जंतु, जैसे भैया बकरी भी एक एनिमल है, भैया शेर भी एक एनिमल है, चींटी भी एक एनिमल है। तो जितने भी आप लोगों के एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी आप लोगों के जंतु होते हैं, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोग अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में विभाजित करते हैं। जैसे दोस्तों ऐसे एनिमल्स जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग ऑर्थोप्रोडा फाइलम में रखते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे छेद होते हैं उसको हम लोग पॉरीफेरा फाइलम में रखते हैं।
ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे ऐसे खंड बने होते हैं उसको एनेलिडा फाइलम में रखते हैं। जैसे केचुए की बॉडी पे देखोगे, केचुए की बॉडी पे ऐसे खंड होते हैं, ऐसे खंड होते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे चींटी के पैर जुड़े हुए होते हैं तो चींटी का फाइलम कौन सा होगा? ऑर्थोप्रोडा। दोस्तों जो मकड़ी होती है उसके भी पैर जुड़े हुए होते हैं तो उसका भी फाइलम कौन सा होगा? ऑर्थोप्रोडा। लेकिन दोस्तों आप लोगों के ऑर्थोप्रोडा फाइलम को भी हम लोग आगे, या किसी भी संघ को, किसी भी फाइलम को आगे और विभाजित करते हैं, किसमें? क्लास में, वर्ग में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों एक क्लास होती है इंसेक्ट क्लास, जिसको हम लोग हिंदी में कीट वर्ग बोलते हैं। इस कीट वर्ग में कौन से एनिमल्स को रखा जाता है? जिनमें कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं, जिनमें 6 पैर होते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि चींटी के 6 पैर होते हैं, तो चींटी को कौन से वर्ग में रखोगे? इंसेक्ट वर्ग में रखोगे, इंसेक्ट क्लास में रखोगे। दोस्तों जो स्पाइडर होती है ना, मकड़ी, मकड़ी, इस मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो क्या इसको इंसेक्ट क्लास में रखोगे? क्या कीट वर्ग में रखोगे? क्या नहीं। दोस्तों स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू के 8 पैर होते हैं, क्या इसको इंसेक्ट क्लास में रखोगे? क्या कीट वर्ग में रखोगे? क्या नहीं। मकड़ी के दोस्तों, ये आप लोगों के, सॉरी, बटरफ्लाई के 6 होते हैं, इसलिए हम लोग इसको इंसेक्ट बोलते हैं। दोस्तों क्या फर्नीचर एक चेयर है क्या? जैसे बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है वैसे फर्नीचर एक चेयर है क्या? नहीं सर, चेयर एक फर्नीचर है, ये गलत है। दोस्तों क्या रोडेंट एक रैट है क्या? नहीं दोस्तों, रैट एक रोडेंट है। आप लोग बोलेंगे सर रोडेंट क्या होता है? रोडेंट ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे जिनके दांत काफी शार्प होते हैं, जो कुतरने का काम करते हैं, जैसे चूहा हो गया। दोस्तों खरगोश भी रोडेंट में ही आएगा, तो ये भी आप लोगों को गलत हो गया। हाँ ऐसे होता ना, रैट एक रोडेंट है, तब आपका करेक्ट आंसर होता। दोस्तों मैमल एक मैन है क्या? नहीं। दोस्तों जो मनुष्य है वो एक मैमल है, मनुष्य एक स्तनधारी है। दोस्तों जो ऑस्ट्रिच होता है वो एक बर्ड होता है कि पक्षी? बिल्कुल सही है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं 21 मार्च वाली शिफ्ट में, जो क्वेश्चन पूछे गए थे सुबह 10:30 बजे वाली शिफ्ट में। क्या आप लोगों से साइंस के क्वेश्चन बन रहे हैं? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताओ, क्या साइंस के क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? तो जो भी स्टूडेंट डेली 1 बजे और 2 बजे की क्लास लेता है, यार मुझे नहीं लगता उसको कोई दिक्कत आ रही होगी। चलो मान लेते हैं 10 में से एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, बाकी तो सारे बन रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ, बताओ। दोस्तों आपको पता है इस पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया भी एक जीव है, आम का पौधा भी एक जीव है, नीम का पौधा भी एक जीव है, बिल्ली भी एक जीव है। तो दोस्तों हमारी स्टडी को आसान करने के लिए हमने इनका क्या करा? क्लासिफिकेशन करा, वर्गीकरण करा। सबसे पहले हमने इसको अलग अलग किंगडम में रखा, अलग अलग जगत में रखा। किसी भी जीव को 5 जगत में बांट दिया। एक, किसी को एनिमल किंगडम में रख दिया, किसी को प्लांट किंगडम में रख दिया, किसी को फंगस किंगडम में रख दिया। क्लियर? फिर दोस्तों किंगडम को हम लोग बांटते हैं फाइलम में, फिर फाइलम को बांटते हैं क्लास में, क्लास को बांटते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर को बांटते हैं फैमिली में, फैमिली को बांटते हैं जीनस में, जीनस के बाद में बांटते हैं स्पीसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रजाति। तो मूल, बिल्कुल बेसिक कहां पर है? बेसिक आप लोग का हो जाएगा स्पीसीज, बेसिक आपका हो जाएगा स्पीसीज। प्रजाति बोल लो, जाति बोल लो। तो रेलवे ने करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। पानी का आणविक द्रव्यमान बताना है। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, वाटर का आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास बताना है। वाटर का आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास बताना है। सर इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका, मैंने वाटर का मॉलिक्यूल है, अणु है। दोस्तों मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एटम से मिलके बने। अणु क्या होता है? जो परमाणु से मिलके बने। तो दोस्तों इस वाटर के मॉलिक्यूल में, इस पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल बोलूंगा। अब आपको इसका द्रव्यमान बताना है कि भैया 2 ग्राम का होगा, 50 किलोग्राम का होगा, 4 ग्राम का होगा, कितना होगा? तो इसमें बेसिकली क्या है? 2 तो सर हाइड्रोजन के एटम है, 2 तो हाइड्रोजन के एटम है, और एक क्या है? एक ऑक्सीजन का एटम है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बिल्कुल।
दोस्तों जब आप लोग हाइड्रोजन का बायोडाटा देखते हो तो ऐसे लिखा होता है, बायोडाटा का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के बारे में जो जानकारी, नीचे 1 लिखा होता है, ऊपर भी 1 लिखा होता है। ऑक्सीजन का जब बायोडाटा देखते हो तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। अगर आप लोग इसके आगे एएमयू लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यानी ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। अगर इसके आगे आप लोग एएमयू लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान। दोस्तों एक एटम का द्रव्यमान अगर एक एमयू होता है तो दो एटम का कितना होगा, दो एमयू हो जाएगा। क्लियर है क्या। अगर ऑक्सीजन के एक एटम का 16 एमयू, तो टोटल कितना, एक ही तो है, तो कितना हो जाएगा 16 एमयू। दोस्तों वाटर के मॉलिक्यूल में टोटल कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 एमयू हो जाएगा। और दोस्तों एमयू को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 18 यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भैया रेलवे ने इसका आंसर क्या दिया था, ये वाला दिया है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया, बताइए कौन सा गलत है। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए, बाइट, बिट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखो इधर देखो। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी जो यूनिट होती है स्टोरेज की वो क्या होती है, बिट होती है। इसके बाद में आती है बाइट। दोस्तों एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या। फिर इसके बाद में आता है किलोबाइट। किलोबाइट में होते हैं दोस्तों 1024 बाइट। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले तो आप लोग देख लो। दोस्तों देखो भैया, एक आपके बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये सही दिया हुआ है क्या सर, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखो दोस्तों, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, या केबी बोल दो। फिर एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। फिर एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। कुछ दिया हुआ है क्या, चलो कुछ नहीं दिया हुआ, एक कुछ नहीं दिया हुआ। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं और देखो। फिर इसके बाद में आता है एक्साबाइट। एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं, एक एक्साबाइट में कुछ नहीं दिया हुआ, चलो आगे। फिर दोस्तों एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं, दिया हुआ है क्या, एक जेटाबाइट में सर कुछ नहीं दिया हुआ, चलो आगे चलो। फिर दोस्तों एक योटोबाइट में 1024 क्या होते हैं, जेटाबाइट होता है, एक एटाबाइट में 1024 जेटाबाइट, ये भी दोस्तों सही दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको गलत को चुनना था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ, इनमें से कौन अकशेरुकी है, इनमें से कौन इनवर्टिब्रेट्स है। देखिए दोस्तों, ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और हिंदी में इनको बोला जाता है कशेरुकी। क्या बोला जाता है, कशेरुकी। और जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं इसको हम लोग कौन से फाइलम में रखते हैं, कौन से संघ में रखते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं, कॉर्डेटा संघ में रखते हैं। इस कॉर्डेटा फाइलम के अलावा जितने भी फाइलम है, चाहे पॉरीफेरा फाइलम हो, ऑर्थोप्रोडा फाइलम हो, सिलेंट्रेटा, कोई सा भी फाइलम हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। तो ऑर्थोप्रोडा फाइलम जो होगा वो क्या होंगे आप लोगों के, इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको ऑर्थोप्रोड्स बोलते हैं, और ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दोस्तों जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं ना, इनको आगे हम लोग 5 क्लास में यानी 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी 5 क्लास होती है, एक तो होता है दोस्तों मत्स्य वर्ग, एक आपका होता है सरीसृप वर्ग, एक होता है उभयचर वर्ग, एक होता है स्तनधारी वर्ग, एक होता है पक्षी वर्ग। तो सारे के सारे आपके वर्टिब्रेट से ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, तो रेलवे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया था, चलो आगे। दोस्तों रेलवे ने ये गलत दिया है, संघ नहीं होना चाहिए, इसको वर्ग करो, वर्ग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ग में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं, यानी कौन सी क्लास में वार्म ब्लडेड वाले एनिमल्स होते हैं, कौन से क्लास में गर्म खून वाले जानवर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है।
दोस्तों गर्म खून किसको बोलते हैं? देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। जैसे भैया हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे थोड़ी ठंड में जाओगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता उनको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? गर्म खून वाले जानवर। गर्म खून वाले जानवर। और दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बाहर ठंड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बाहर गर्मी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी शीत रक्त वाले जानवर। शीत रक्त वाले जानवर। एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितने भी आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम लोग आगे 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी क्लास होती है वो? एक तो होती है पाइसेज क्लास, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मत्स्य वर्ग। इसमें सारी मछली आ जाएगी। एक होता है एम्फीबियंस, उभयचर। उभयचर किसको बोलोगे? जो पानी में और लैंड पे दोनों जगह रह सके। एक होता है रेप्टाइल यानी सरीसृप। सरीसृप आप लोग किसको बोलोगे? जो रैंग रैंग के चले। इसके बाद में आता है दोस्तों मैमल यानी स्तनधारी। स्तनधारी किसको बोलोगे? जो अपने बच्चों को दूध पिला सके। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों एबिस यानी पक्षी वर्ग। सारे बर्ड्स आपके इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तीनों आपके होते हैं कोल्ड ब्लडेड, जबकि मैमल्स और जितने भी एविज होते हैं ये होते हैं वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले। तो बताओ इसमें से कौन से गर्म खून वाले हैं? पक्षी जो होते हैं वो गर्म खून वाले हैं। दोस्तों रेलवे ने आंसर 2 दिया है, सही है क्या? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, बताओ आंसर। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उसकी पोजीशन वो कहां पर होगा ये बेसिकली किससे डिसाइड करते हैं? उसमें मौजूद किससे डिसाइड करते हैं? उसमें कितने न्यूट्रॉन है इससे डिसाइड करोगे, उसमें कितने प्रोटॉन है इससे डिसाइड करोगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इससे डिसाइड करोगे, इसमें कितने पॉजिट्रॉन है इससे डिसाइड करोगे। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे आधारित है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दोस्तों परमाणु क्रमांक आपको क्या बताता है कि उसमें कितने प्रोटॉन स्थित है। जैसे मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका मतलब क्या है? सोडियम के एटम में, सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन 11 है। तो आप लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हो ना कि प्रोटॉन की संख्या पर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो भैया 2 आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए था। रेलवे ने 2 लगाया, बिल्कुल सही दिया है यार। चले आगे। रेलवे ने भैया 2 लगाया है, बिल्कुल सही है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले पढ़ ले, इंग्लिश वाले जो है मेरी बात सुने। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? आप लोगों को बोला जा रहा है इनमें से किसे एटम के स्ट्रक्चर के लिए और दोस्तों एटम से निकलने वाले रेडिएशन की डिस्कवरी के लिए किस साइंटिस्ट ने बताया भैया एटम से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं? उन साइंटिस्ट का नाम बताइए। और उन्हें दोस्तों 1922 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बताओ। तो दोस्तों एक ऑप्शन तो आप लोग सबसे पहले हटाओ, ये ऑप्शन नंबर बी। भैया रॉबर्ट हुक कौन थे? इन्होंने तो सेल की डिस्कवरी करी थी, कोशिका की खोज करी थी। इनका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए आपको पता है एटम क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ होता है ना, जैसे मैंने बोला लोहे की छड़ है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटम यानी परमाणु। तो हर साइंटिस्ट ने बताया एटम ऐसे होता है, किसी ने बताया ऐसे होता है, किसी ने बताया ऐसे होता है। तो दोस्तों नील्स बोर साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है ना, जैसे इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर कुछ कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अपने आप किसी भी कक्षा में गति नहीं करेगा, जैसे यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए या फिर यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए। इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन
रेडिएशन को एमिट कर रहा है, एनर्जी को निकाल रहा है, तो दोस्तों अंदर वाली कक्षा में आता जाएगा। या कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो बाहरी कक्षा में आता जाएगा। तो ये बात हमको किसने बताई थी? नील्स बोर ने बताई थी, और इसके लिए इन्हें दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए भैया। रेलवे ने ये दिया है, क्या सही आंसर है? क्या क्या सही आंसर है? क्या क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो आंसर बताओ। इंग्लिश में मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी एक वस्तु होती है ना, इसकी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होगा ना, मतलब इसका मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? उस वस्तु पे लगाए गए फोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर लगाया गया फोर्स ज्यादा होगा ना, तो उसका मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ना, संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी दर काफी फास्ट होगी। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी दोस्तों न्यूटन के सेकंड नियम ने। न्यूटन के सेकंड नियम ने क्या बताया कि कोई भी, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका दोस्तों कुछ मोमेंटम है, भी संवेग है, मान लो कुछ गति कर रहा है। अगर आप लोग इसका फोर्स लगाओगे ना, तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। किस रेट से चेंज होगा, मतलब कितना चेंज आया, संवेग में कितना चेंज आया, संवेग में कितना परिवर्तन आया, बटे कितने समय में आया, इसी को तो आप लोग बोलोगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो दोस्तों ये किसके बराबर होती है? लगाए गए फोर्स के बराबर होती है। ये बात आपको किसने बताई? मैंने नहीं, ये बात बताई न्यूटन के सेकंड नियम ने। तो करेक्ट आंसर भैया, मैं तो चौथा लगा था। देखते रेलवे ने कौन सा दिया है। जी सर, रेलवे ने भी चौथा दिया है। समझ में आ गई बात को? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने क्वेश्चन टाइप क्यों नहीं करवाया? क्वेश्चन देखो मैं टाइप करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रूफ देना चाहता हूँ कि भैया ये इस बार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल मैं आपको रेस्पॉन्स शीट से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वरना क्या पता पड़ेगा। मैं तो आपको बेवकूफ भी बना सकता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार एनटीपीसी में, और आप मान भी लोगे। तो आपके मन में तसल्ली तो होनी चाहिए ना। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, कोई भी इकोसिस्टम होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक, और एक एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जैविक घटक है, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। दोस्तों पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, पेड़ है। इस पेड़ को खाया दोस्तों बकरी ने, बकरी को खाया दोस्तों किसने? शेर ने। तो बकरी को खाना कहां से मिला? इस पेड़ से मिला। शेर को खाना कहां से मिला? इस बकरी से मिला। लेकिन इस पेड़ को खाना कहां से मिला? सर ये तो अपना भोजन खुद बना लेता है। कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? जो प्लांट होते हैं ना, वो दोस्तों एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है सर। जड़ों से लेते हैं पानी, ठीक है सर। और सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। दोस्तों क्या प्लांट अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड है? क्या बिल्कुल है यार। ये एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जड़ों से पानी ले रहा है, बिल्कुल। दोस्तों कोई भी आप लोगों का ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अपने एनवायरमेंट से कनेक्टेड होता है। जैसे प्लांट दोस्तों एनवायरमेंट से मदद ले रहा है ना, फिर इसको खा रहा है बकरी। तो इस पूरी चीजों में देखोगे तो आप लोगों को बकरी दिख रही होगी, शेर दिख रहा होगा, प्लांट दिख रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों के कंपोनेंट, इन सबको मिला के हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जिनमें लाइफ होती है उसको तो बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे शेर में लाइफ है, जीवन है, बकरी में है, पेड़ में है। और ऐसे कंपोनेंट जिनमें लाइफ नहीं होती, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, टेम्परेचर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। आप लोगों से बायोटिक कंपोनेंट पूछा गया था। तो दोस्तों जो हरे पौधे होंगे, या जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो भैया मैं तो ऑप्शन नंबर 2 लगाता, रेलवे ने भी यही दिया हुआ है। कोई दिक्कत आ रही है? चले आगे। एक व्यक्ति बोल रहा है सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा। क्वेश्चन साफ देखना है क्या आपको? भैया मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, इसके बावजूद अगर कमियां निकाल रहा हूं ना, इसकी वैल्यू उसको पता है जो रियल में ग्रुप डी देने वाला, उसको पता है। हाँ सर ये वाले क्वेश्चन कराओ, तो चलो बताओ। जब दोस्तों इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जब लाइट के मार्ग में आ जाएगा,
तो छाया बनती है, तो छाया बनती है। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए दिन का समय है, ये कोई पेड़ है, इसकी दोस्तों आपको छाया दिख जाएगी। ये कोई आदमी है, इसकी छाया आपको दिख जाएगी। क्यों दिख जाती है? क्योंकि दोस्तों ये जो आप लोगों के दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ये कैसे होते हैं, ये ओपेक होते हैं। ओपेक का मतलब क्या होता है? ये अपने में से लाइट को गुजरने नहीं देते हैं। तो दोस्तों लाइट सब जगह आ रही थी, सब जगह आ रही थी, सब जगह आ रही थी, लेकिन दोस्तों इस जगह लाइट नहीं आ रही तो आपको अंधेरा दिखेगा ना। इसकी छाया छाया बनेगी ना, परछाई बनेगी ना, क्योंकि अपने में से लाइट को आने नहीं दे रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देते, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ये अपारदर्शी वस्तु है। और अगर अपारदर्शी वस्तुएं होगी तो दोस्तों क्या बनेगी? छाया बनेगी दोस्तों, परछाई बनेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, आ जाइए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पढ़ के बता देता हूं, कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप तो बस मैं आपको चारों ऑप्शन भी बताता हूं, आप तो बस ये बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक मोमबत्ती थी, मोमबत्ती जल रही थी, आपने इसको क्या कर दिया? एक गिलास से ढक दिया, कांच के गिलास से ढक दिया। तो आप देखते हो दोस्तों, ये कुछ समय बाद में जो लौ होती है ना, कुछ समय बाद में बुझ जाती है। तो भैया इसका क्या कारण है? पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अब इसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बची, लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिमिटेड सल्फर है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लिमिटेड नाइट्रोजन है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोगों ने इसको कांच से ढका, कांच के ग्लास से ढका, तो यहाँ पर क्या थी दोस्तों? कुछ एयर थी। एयर में ऑक्सीजन होती है क्या? बिल्कुल होती है। दोस्तों जलने के लिए क्या सहायक होता है? जलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब क्या है? अगर ये खुला होता तो भैया इस एटमोस्फेयर में अनलिमिटेड ऑक्सीजन है, कितनी भी ले लो। बट दोस्तों जैसे ही आपने कांच से ढक दिया, अब ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड हो गई, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, अब आगे और जल नहीं पाएगी लौ, क्योंकि दोस्तों जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, अब ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर भैया क्या होगा? क्या होगा भैया? ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूं 20 जनवरी वाली शिफ्ट के। दोस्तों 3 बजे वाले में, 3 से 4:30 बजे वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको करवाने अब जा रहा हूं। देखो मेरे को स्टूडेंट ने भेजी है, आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल जेन्युइन आपके क्वेश्चन है जो सही में पूछे गए थे, ऐसे नहीं कुछ भी जो इस बार के एनटीपीसी में आया था, इसीलिए। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा दोस्तों, CaO होता है। जब आप लोग इसमें पानी डाल दोगे तो क्या बनता है? तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं भुजा हुआ चूना, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा हुआ चूना। दोस्तों कोई भी चीज भुजती कब है? जब उसमें पानी डाल देते हैं। तो देखो आपने इसमें पानी डाला तो ये भुज गई, जब पानी नहीं डाला था तो क्या था? ये बिना भुजा हुआ चूना था, ये अनभुजा चूना था, ये अनस्लैग्ड लाइम था। इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। जबकि ये कैसा था? अनस्लैग्ड लाइम था, बिना भुजा हुआ चूना था, आपने पानी डाल दिया, भुजा दिया इसको। क्लियर? तो करेक्ट आंसर भैया 3 होना चाहिए था। भैया रेलवे ने यही दिया है, क्या सही दिया है क्या रेलवे ने? बिल्कुल सर सही दिया है। बताओ। दोस्तों किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का स्केल क्या है? किस में स्केल करोगे? किस में मेजर करोगे? कौन से स्केल में मेजर करोगे? तो दोस्तों आपको पता है, अगर किसी भी आप लोग जल में कोई अम्ल डालते हो, कोई एसिड डालते हो, तो अम्ल क्या करते हैं? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो अगर ये आप लोगों को चेक करना है कि कौन अच्छा एसिड होता है कौन बुरा एसिड होता है, इसके लिए पीएच स्केल है ना, ध्यान हो तो दोस्तों आप लोग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किससे नापते हो? पीएच स्केल से। दोस्तों एक एनटीपीसी का रेस्पॉन्स शीट ऐसे भी थी जिसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पीएच की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखेंगे, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑप्शन में आप लोगों को ये होगा
अगर ये नहीं हो ऑप्शन में तो आप लोगों को ऑप्शन में जरूर क्या मिलेगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भैया रेलवे ने इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया है, क्या सही दिया है क्या? बिल्कुल सही दिया है। चलो आगे चलते हैं, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इंग्लिश में मैं बताता हूं, हिंदी वाले पढ़ लो। Which one of these is a feature of या is a characteristics of ionic compound? मतलब चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो भैया पहले में बोला जा रहा है ये काफी कठोर होता है, हार्ड होता है, आसानी से नहीं टूटता। अच्छा, दूसरा बोला जा रहा है जो आयनिक कंपाउंड्स होता है ना, पहली बात तो ये आती है दोस्तों, आयनिक कंपाउंड किसको बोलोगे आप? आयनिक कंपाउंड उसको बोलोगे जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता हो, जिसमें आयनिक बंध पाया जाता हो। जैसे भैया सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहां पर Na यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड है। दोस्तों कोई मुझे निंजा टेक्निक समझा सकता है क्या ये पहचानने की कि ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है या नहीं है? किसी के पास में निंजा टेक्निक है क्या? किसी के पास में शॉर्ट ट्रिक है क्या? दोस्तों जिंदगी में ध्यान रखो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड दिखे ना आपको, वो सारे के सारे आयनिक बॉन्ड होंगे। सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। धातु अधातु के बीच में जब भी बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध होगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक चीज, आ जाओ दोस्तों, आयनिक बंध जो होता है ना, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, इसको पिघलाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, यानी इसका दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक काफी हाई होगा। ऐसे नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाए, नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर इसको उबालना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका क्वथनांक भी क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। ये वाला स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का सही हो जाएगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं है? मैंने तो ऑप्शन नंबर 1 करके आया था, ये क्यों नहीं है? या ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं है? दोस्तों आपके घर में नमक है ना, नमक, इधर आओ। अरे दोस्तों आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, पढ़ लो। ये माना हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, माना कठोर होते हैं। कठोर का मतलब क्या? हाथ लगा के देखो काफी कठोर है। लेकिन दोस्तों ब्रिटल भी होते हैं, ब्रिटल का मतलब भंगूर भी होते हैं। भंगूर क्या होता है भैया? कांच आपका ब्रिटल होता है, कांच आपका हार्ड भी होता है। हार्ड का मतलब क्या है? आप लोग उसके सरफेस पे ऐसे हाथ लगाओगे, ऐसे स्क्रैच हो जाएंगे क्या कांच में? नहीं होंगे, क्योंकि कांच आपका हार्ड है। लेकिन कांच को जैसे गिरोगे ना, बिल्कुल तुरंत टूट जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रिटल, भंगूर। आराम से टूट जाता है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से टूट जाता है। आयनिक कंपाउंड आसानी से टूट जाएंगे। इसको समझो आप, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड। जैसे भैया नमक में से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब नमक को आप लोग पानी में घोल दोगे ना, तो उसमें से करंट फ्लो हो जाएगी। दोस्तों जब ये मोल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होती है, ये पानी में घुले हुए होते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तब इसमें से करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन नहीं करते, ये तरल अवस्था में करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो 28 जनवरी की शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। समय था दोस्तों दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे। कराए? चंदन जी बोल रहे हैं मेरे टूथपेस्ट में बस टूथपेस्ट होता है। अब क्या चल रहा है इधर? चले आगे भैया, कमेंट देखने दो, दो चार को पकड़ने दो। आगे चले क्या? थम्स अप करके बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे, बताओ जल्दी से। सुबोध जी बोल रहे हैं अब बस करो सर। मैंने आपकी गर्दन पकड़ी कहां पर है जो बोलो रहे हो सर अब बस करो सर? अरे सर बस, तो आपकी गर्दन कहां पकड़ी मैंने? पकड़ी है क्या? तो जिसने गर्दन पकड़ रखी है उसको बोलो जाके पीछे
उड़ाओ उसको बोलो, मैंने थोड़ी पकड़ी आपकी गर्दन। चलो बताओ, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? इस विटामिन की कमी होगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। तो कौन से विटामिन की वजह से, कमी की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती? आपको पता है जब आपको चोट लगती है तो ब्लड बहता है, कुछ समय बाद में ब्लड रुक जाता है क्योंकि वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। अगर दोस्तों आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगी ना तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, यह काफी समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्तों, लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन में पूछा गया था। आंसर क्या लगाते हैं आप लोग सभी? वही लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं। तो देख लो सही होता ही नहीं होता? बिल्कुल सही होता। ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछे, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ध्यान रखो। चलो आगे भैया, वैसे तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन वैसे तो ज्योग्राफी का ही है। तो दोस्तों, जब भी आप लोग गांव वाले क्षेत्र में जाते हो तो आप लोग देखते हो कई क्षेत्र में आप लोगों को लाल रंग की मिट्टी नजर आती है। तो मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? क्योंकि दोस्तों मिट्टी में प्रेजेंट होता है फेरिक ऑक्साइड, है ना, Fe2O3। वैसे तो देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अपन ने कर लिया। चलो आगे चले, बताओ क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है। पिगमेंट क्या होता है? जो रंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट को हरा रंग प्रदान करता है। तो उस क्लोरोफिल में क्या कोई पाया जाता है, क्या कोई तत्व पाया जाता है, क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी? जी दोस्तों, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर 3 आएगा। अगर आप 3 करके आते हैं तो क्या आप लोगों का सही आंसर होता? क्या बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सही आंसर होता। नेक्स्ट बताओ, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? दोस्तों लेफ्ट में आप लोगों को डिजीज का नाम लिखा हुआ है, रोग का नाम, जैसे टीटनेस एक डिजीज है, खसरा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स, मीजल्स एक डिजीज है, मलेरिया एक डिजीज है, टाइफॉइड एक डिजीज है, और एक तरफ उनका कारण लिखा हुआ है। तो देखो कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। दोस्तों टीटनेस जो डिजीज होती है वो एक जीवाणु की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। दोस्तों मीजल्स जो डिजीज होती है, खसरा जो रोग होता है, वो जीवाणु की वजह से होता है क्या? नहीं सर, ये तो वायरस की वजह से होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक वैक्सीन आती है MMR वैक्सीन, जो आपको 3 डिजीज से बचाती है, 3 रोग से बचाती है। इस M का मतलब है मीजल्स यानी खसरा, इस M का मतलब है दोस्तों मम्स, जिसको आप लोग हिंदी में गलसुआ रोग भी बोलते हो, और इस R का मतलब है दोस्तों रूबेला। ये तीनों ही डिजीज कौन कौन सी? एक तो मीजल्स, खसरा, मम्स, गलसुआ, रूबेला, ये तीनों ही रोग किससे होते हैं दोस्तों? वायरस से होते हैं, ध्यान रखोगे। दोस्तों मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग है क्या? बिल्कुल सही बात है। टाइफॉइड क्या जीवाणु से होता है क्या? बैक्टीरिया, ये भी सही बात है। तो भैया मैं तो ऑप्शन नंबर 2 लगाता, और आप भी 2 लगाते तो भैया ये मिलती रेस्पॉन्स शीट में आपको। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अब ये जो मैं करवाने वाला हूँ 28 दिसंबर की शिफ्ट करवाने वाला हूँ, 3 बजे से 4:30 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो आज तो मैं बीच बीच में ले आता हूँ क्वेश्चन, बाकी रोज ही ना मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ अनअकैडमी पे करवाता हूँ बिल्कुल फ्री, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ। और इस प्रीवियस ईयर में दोस्तों अभी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये वाली क्लास मिस मत करो। ये सारे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगे, वहां पर आके देखो, टेस्ट के रूप में मिलेंगे। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विच वन ऑफ दीज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हो? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। मैं मार्केट से 6 किलोग्राम चीनी लेकर आया, क्या मुझे दिशा बताने की जरूरत है क्या? उधर है, इधर है, बस मैग्नीट्यूड बताओ। तो जो द्रव्यमान होता है मास, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप लोग टिक करते मास पे तो आपको रेस्पॉन्स शीट में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता। ठीक है, आ जाओ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे रिलेटेड है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या बताया कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है। नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब क्या है? जब छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़ा नाभिक बनाए, या दोस्तों बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन।
तो जब छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, और इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। दोस्तों हम लोग देखते हैं दोनों ही अभिक्रिया में कुछ मास, कुछ द्रव्यमान गायब हो जाता है। जैसे मान लो ये टोटल 100 ग्राम था ना, तो हमने देखा ये 99 मिला, या फिर ये पूरा 100 ग्राम का था तो हमने देखा ये 99 मिला। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया कि जो द्रव्यमान होते हैं और एनर्जी होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो भी द्रव्यमान की कमी हो रही है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो भैया रेलवे ने क्या सही आंसर दिया है क्या इसका? और इन्होंने एक समीकरण भी दिया, E बराबर mc²। इन्होंने बोला जो भी मास, जो भी द्रव्यमान गायब हो रहा है ना उसको प्रकाश के स्पीड के वर्ग से गुना कर दो, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी एनर्जी आप लोगों की बनेगी उस मास से। ठीक है, बताओ विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जो ब्लड के सर्कुलेशन में आपकी हेल्प करता है। कौन कौन से अंग हेल्प करते हैं? हार्ट इंपॉर्टेंट है क्या? अरे हार्ट तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट तो क्या करता है? ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है जिससे ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ब्लड जो होता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही ना। सर्कुलेट किसको कराओगे? ब्लड ही तो सर्कुलेट होता है। दोस्तों धमनियां यानी आर्टरी है। आर्टरी क्या होती है दोस्तों? एक प्रकार की ट्यूब होती है जिससे ब्लड फ्लो होता है, तो ये भी पार्ट है। दोस्तों ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का कोई लेना देना नहीं है ब्लड की फ्लो करवाने में। बड़ी आंत तो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आप लगाते कौन सा? आप लगाते ऑप्शन नंबर 1 और बिल्कुल आप लोगों का ये सही होता। क्या बताओ? बताओ दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। दोस्तों इनमें से कौन सी डिजीज एप्पल से रिलेटेड है? कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताओ। बताओ। अच्छा आप तो मुझे ये बताओ, ये सब छोड़ो, एप्पल से कौन सी रिलेटेड है। आप तो मुझे ये बताओ, ये रेड रस्ट जो डिजीज है, ये जो प्लांट में होने वाली डिजीज है, कौन से प्लांट में होती है? जल्दी से बताओ। तो दोस्तों ये जो रेड रस्ट डिजीज है ये मैंगो के प्लांट में होती है, ध्यान रखेंगे। जो कॉफी के प्लांट होते हैं ना, कॉफी के पौधे, उसमें होती है। दोस्तों टिक्का रोग ये किस में होती है बताओ? कितनी बार बताया यार, बताओ। ग्राउंड नट, मूंगफली में होता है ये वाला रोग। ठीक है दोस्तों, ग्रीन ईयर डिजीज ये किस में होती है? ये एक ग्रास की डिजीज है, घास का रोग है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बाजरा में भी होता है ये रोग, है ना। तो ये आप लोग कुछ मैंने बताया, तो एक ही बताया दोस्तों। फायर ब्लाइट जो डिजीज होती है ना, ये किस में होती है? एप्पल में होती है, पियर में होती है। इधर देखो, देखो इधर देखो, जो फायर ब्लाइट डिजीज है ना ये किस में होती है? दोस्तों ध्यान से देखो, पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ पा रहे हो क्या? अफेक्टिंग एप्पल्स, ये एप्पल्स को अफेक्ट करता है, पियर्स को अफेक्ट करता है। दोस्तों ये फायर ब्लाइट डिजीज होती किसकी वजह से है भैया? बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से किस होती है, किसकी वजह से? तो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है एरविनिया एम्लियोवोरा। तो फायर ब्लाइट डिजीज जो होती है ये आपके एप्पल में होती है। और दोस्तों किससे होता है रोग? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है रोग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बताओ। तो कौन से नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी अगर प्रेशर आप लोग बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, आयतन कम होगा। दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी इसके लिए, याद है क्या? एक ट्रिक बताई थी, याद है क्या? मैंने दोस्तों बताया था आपको, ट्रिक याद रखो, बीटी बहादुर टीपू सुल्तान। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बॉयल्स का जो नियम है ना, बॉयल का नियम, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, नियत तापमान पर लागू होता है। मैंने आपको बताया था चेतेश्वर पुजारा। दोस्तों चार्ल्स का नियम जो होता है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है, नियत दाब पर लागू होता है। मैंने आपको बताया था गाली वाली मत दिया कर, गाली वाली मत दिया कर। जो गैलुसेक का नियम होता है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एप्लीकेबल होता है, नियत आयतन पर। तो भैया नियत तापमान पर कौन सा आप लोगों का लॉ लगेगा? देखो बहादुर टीपू सुल्तान जी,
तो दोस्तों बॉयल्स जो लॉ है, बॉयल का जो नियम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा यार। दोस्तों अब मैं करवाने वाला हूं 26 जुलाई की क्वेश्चन। क्लियर है क्या? 26 जुलाई तो अभी वाला, मतलब जो 7th फेज में हुआ, ये तो वो वाला हो गया। ठीक है। और दोस्तों समय था 3 से 4:30। बताए? चलो देखते हैं। बताओ। चलो दोस्तों इसको छोड़ो यार, इसमें सारे ऑप्शन वगैरह सब आ गए हैं ना, ये तो छोड़ो इसको। ये बताओ। दोस्तों बोला जा रहा है गर्म करने पर ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, दोस्तों जो CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप लोग इसको गर्म करते हो ना तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? दोस्तों अगर एक सिंगल रिएक्टेंट, यानी एक एकल अभिकारक अभिक्रिया के बाद में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। और दोस्तों डीकंपोजिशन जो होता है, अपघटन किससे होता है? आप लोग उसको हीट कर लो, गर्म कर लो, उससे भी हो सकता है। दोस्तों इसको आप लोग धूप में रख दो। कुछ आप लोगों के रिएक्टेंट होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों विखंडित हो जाते हैं, अपघटन हो जाता है जिनका। तो इसमें तो आप लोगों को क्या देना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और दोस्तों इस प्रकार के डीकंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, यानी तापीय अपघटन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आएगा, थर्मल डीकंपोजिशन। क्या? चलिए आगे आ जाओ। बताओ। बताओ। तिल चट्टों में जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो किसके माध्यम से होता है? जैसे भैया हमारे जो रेस्पिरेशन होता है इंसान में, वो तो लंग्स के माध्यम से होता है। जो कॉकरोच होता है उनमें कहां से होता है रेस्पिरेशन? स्प्रिंग, ये स्किन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 गलफड़ा, जिसको गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर 3 फेफड़े, लंग्स। ऑप्शन नंबर 4 श्वास रंध्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पायरेकल्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इधर देखो, इधर देखो। दोस्तों जो तिलचट्टा होता है ना, इसमें काफी छोटे 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 छेद होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पायरिकल्स, पर हिंदी में बोलते हैं श्वास रंध्र। तो यहीं से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आ जाओ। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं 21 जनवरी के सुबह 10:30 बजे वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। बताओ जल्दी से। आप लोगों को लार्जेस्ट ग्लैंड बतानी है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? दोस्तों ग्लैंड क्या होते हैं? जिनसे कोई ना कोई सब्सटेंस निकलते हैं, जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलते हैं। बताओ। बताओ कौन सी है? तो लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सर लीवर को ग्लैंड क्यों बोला? इससे क्या निकलता है? दोस्तों इससे निकलता है बाइल जूस, यानी इससे निकलता है पित्त रस। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि हुई या नहीं हुई? मतलब ये ग्रंथि हुई या नहीं हुई? और लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस बार एनटीपीसी में कुछ शिफ्ट में ये भी पूछा गया था कि जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, इसका स्टोरेज कहां पर होता है? बताओ। तो दोस्तों निकलता तो ये लीवर से है, लेकिन ये स्टोर कहां पर होता है? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहां पर? गॉल ब्लैडर में। अरे हिंदी में बताओ, इंग्लिश नहीं आती। पित्ताशय में, या इसको पित्त की थैली भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, बताओ। दोस्तों किसी, देखो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, करंट के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मेरे पास में क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम है। मैं चाहता हूं यार एल्यूमिनियम पे किसी की लेयर चढ़ाना। तो अगर करंट के माध्यम से मैं ये काम कर रहा हूं, तो दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग का मतलब है उसके ऊपर प्लेट लगाना। इलेक्ट्रो का मतलब है करंट के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सर ऐसा क्यों करा जाता है? उसको जंग से बचाने के लिए, या इसको ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए, या इसको दोस्तों और डेकोरेटिव बनाने के लिए। ठीक है, चलो बताओ। दोस्तों आपका जो ब्लड होता है ना, इसमें कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। जैसे यूरिया होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।
तो जो किडनी होती है ना आपकी, जो वृक होती है, ये ब्लड में से इनको निकाल लेता है। अब बेसिकली किडनी में ये काम करता कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों किडनी में बहुत सारे लाखों आप लोगों के छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं, जो कि ब्लड में से जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस को निकाल लेता है। इन छोटे छोटे फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है क्या? चलो भैया। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जो व्यक्ति 1 बजे और 2 बजे वाली क्लास देखता है, क्या उसको एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे होंगे क्या? बताओ। मतलब जो डेली मेरी क्लास लेता है 1 PM वाली क्लास में, अब मैं देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खुद देखो ना यार क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या कुछ भी, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, और अगर जो भी बच्चा सीरियसली अगर क्लास लेता है मेरी सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर, और 1 बजे अनअकैडमी स्पेशल पे जो बिल्कुल फ्री होती है, 2 बजे जो बिल्कुल फ्री होती है, तो भैया मेरे को लगता है यार आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, मानते हूँ दोस्तों इस बार एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए थे साइंस के सर कम थे, किसी सेट में मान लो 8 थे तो किसी में 4 ही थे, 3 में थे, तो वो आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही होगी, तो जिस वजह से अभी ग्रुप डी में तो बिल्कुल फटाफट 25-25 क्वेश्चन दिखेंगे, तब आप लोगों को लगेगा वहां पर। ठीक है, आ जाओ बताओ। दोस्तों इनमें से कौन सी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात नहीं है? होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, अरे सर दिक्कत ही दिक्कत है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ी समस्या है यार। पृथ्वी का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। प्लास्टिक का कंजम्पशन, ये दिक्कत की बात नहीं है क्या? अरे बहुत दिक्कत की बात है सर, क्योंकि ये आप लोगों का ये आपका डिग्रेडेबल नहीं है, ये प्लास्टिक नष्ट नहीं हो सकता। ओजोन परत का बढ़ना, अरे बढ़िया बात है सर। पृथ्वी के सराउंडिंग में अगर ओजोन परत आप लोग मोटी कर दोगे ना, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें है ना, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी, तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बताओ। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। आप लोगों को दोस्तों उस बुक का नाम बताना है जो भी आप लोगों की दोस्तों लुप्त प्राय एनिमल्स और लुप्त प्राय जो प्लांट्स होते हैं ना, इनका रिकॉर्ड रखता है। मतलब जो इन डेंजर जो होते हैं, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो ऐसे एनिमल्स की प्रजाति के बारे में, ऐसे पौधों की प्रजाति के बारे में कौन सी डाटा में लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है दोस्तों रेड डाटा बुक में, ऑप्शन नंबर 1। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ पर एक पूछूं क्या? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जो रेड डाटा बुक होती है ना, ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? बताओ कमेंट करके। किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है बताओ? किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है बताओ? किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है बताओ? दोस्तों ये पब्लिश करी जाती है यू रेड डाटा बुक, IUCN। और बताओ। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये करी जाती है IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं किसके, 11 जनवरी को जो दोपहर 3 बजे वाली शिफ्ट थी उसके मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो बताओ दोस्तों। भैया डेजर्ट में आप लोग देखते हैं जो भी आप लोगों के यात्री होते हैं, ट्रेवलर होते हैं, उनको ऐसा लगता है यार वहां पर पानी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं होता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को आप लोग बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है दोस्तों मृग मरीचिका, और इंग्लिश में इनको हम लोग बोलते हैं मिराज। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? इसमें दोस्तों दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो करेक्ट आंसर भैया 3 आएगा। चलो बताओ। विटीकल्चर क्या है? भैया सब्जियों की खेती को, ठीक है, सब्जियों की खेती को आप लोग विटीकल्चर बोलोगे, या अंगूर की खेती को बोलोगे, आम की खेती को बोलोगे, फूलों की खेती को बोलोगे, किसको बोलोगे? तो दोस्तों अंगूर की खेती को हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। दोस्तों इस बार है ना कई क्वेश्चन पूछे गए थे इस कल्चर से रिलेटेड। दोस्तों पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर, एपीकल्चर, कई चीजें पूछी गई थी आप लोगों से, बताओ। सेरीकल्चर, कई पूछा गया था, बताओ। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सेरीकल्चर ध्यान रखेंगे, रेशम के कीटों का जो पालन होता है ना, ये कहलाता है सेरीकल्चर। केचुआ जो पालन होता है वो कहलाता है वर्मी कल्चर।
मछली जो पालन होता है वो कहलाता है पीसी कल्चर, और जो मधुमक्खी जो पालन होता है ये कहलाता है एपीकल्चर। याद रह जाएंगे क्या? अरे याद रह जाएंगे क्या? बताओ कमेंट करके। याद रह जाएंगे क्या? चलो बताओ। कैल्शियम के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम के लिए, सॉरी मैग्नीशियम के लिए। दोस्तों मैग्नीशियम के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? Mg करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, Mn किसके लिए करते हैं? ये मैग्नीज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? मैग्नीज के लिए करते हैं। दोस्तों ये MO किसके लिए करते हैं बताना, और ये Ma किसके लिए करते हैं? दोस्तों Ma नाम का कुछ भी नहीं होता। अगर बात करें MO तो ये हम लोग करते हैं मोलिब्डेनम के लिए, ठीक है, मोलिब्डेनम के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 42। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। और दोस्तों सेशन को लाइक करते रहो यार। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? किसका वेक्टर है? वेक्टर आप लोग किसको बोलते हो? जो अपने अंदर किसी बैक्टीरिया या वायरस को लेके चलता है, और जब वो आपको काटता है वो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई ना कोई रोग हो जाता है। दोस्तों हैजा जो बीमारी होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉलेरा भी बोलते हैं, ये जो डिजीज होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जीवाणु की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता कैसे है? दोस्तों ये बैक्टीरिया आप लोगों की कहाँ पर पाया जाता है? गंदे पानी होता है ना, गंदा पानी, या आप खुले का खाना खा रहे हो तो वहां पर ये बैक्टीरिया आराम से पनपते हैं। तो अगर आप लोग वो खाओगे, दूषित पानी पियोगे, दूषित भोजन करोगे, तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाएगा। ये एडिज मच्छर की वजह से नहीं आता। क्लियर है क्या? दोस्तों मलेरिया जो डिजीज होती है, ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। और ये प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में आता कैसे है? इसको कौन कैरी करता है? इसका वाहक कौन है? तो दोस्तों मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं ना, ये आप लोगों की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम को लेकर आते हैं। दोस्तों बात करते हैं डेंगू डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। ये वायरस आपकी बॉडी में आता कैसे है दोस्तों? ये लेकर आता है, एडिज मच्छर लेकर आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आप लोगों का एडिज जो मच्छर होता है ना, ये कौन कौन से वायरस का वेक्टर होता है? दोस्तों जीका वायरस को भी ये कैरी करता है, चिकनगुनिया वायरस को भी ये करता है, जो आपका डेंगू का जो वायरस होता है ना उसको भी यही कैरी करता है, ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कुल मिला के कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। ये भी मैंने बताया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं बता रहा हूं 3 अप्रैल की शिफ्ट 10:30 से 12 बजे जो आप लोगों का पेपर हुआ था। चलो बताओ। ये तो आप लोग दोस्तों इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मान सकते हो, बाकी कोई बात नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप लोग इजीली बता सकते हो। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया? दोस्तों सन में होता क्या है? सन में जो इतनी एनर्जी आती है, इतना जो हाई टेम्परेचर आता है, वो किस वजह से होता है? तो आपको पता है वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, हीलियम का नाभिक बना लेते हैं। तो जब भी कोई दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे, चलो आ जाइए। दोस्तों एक तरफ आप लोगों को एसिड दिया हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक तरफ आप लोगों को सोर्स दिया हुआ है जहां पर वो पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। बताओ, बताओ जल्दी से। मेरे भैया, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, सभी जानते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH ये सिरके में पाया जाता है, सभी जानते हैं। ऑक्जेलिक एसिड कहां पर पाया जाता है दोस्तों? पालक में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड है,
ये क्या है, विटामिन सी का ही दोस्तों दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आप लोग के दोस्तों नींबू में, संतरा में, आंवले में, इनमें पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है बताओगे? इमली में दोस्तों पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टेमेरिंड इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों इस बार एनटीपीसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इनमें से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का रिच सोर्स है? रिच, रिच का मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है, रिच नेचुरल सोर्स। दोस्तों आंवले में मैं आपको बताऊं बहुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आप लोग बोलेंगे सर संतरे में भी तो पाया जाता है। अरे दोस्तों संतरे में जो पाया जाता है उसका 20 गुना पाया जाता है आंवले में। ठीक है, बताओ। ये छोड़ो, आइसोटोप समझदानी कई बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसका बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से फाइलम के सदस्य, ये कौन से फाइलम के एनिमल्स दोस्तों फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं? देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग फाइलम में रखते हैं हम लोग। उन्हीं में से एक फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनकी क्या खास बात होती है? दोस्तों ये समुद्री जीव होते हैं। समुद्री जीव का मतलब क्या होते हैं? ये वाले एनिमल समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन में पाए जाते हैं। समुद्र में से क्या खास बात होती है दोस्तों? समुद्र का पानी काफी खारा होता है, ये फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, इनको खारा पानी चाहिए रहने के लिए। तो कौन से फाइलम की बात कर रहा है? ये इकाइनोडर्मेटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग मुझे कुछ फेमस एग्जांपल बता सकते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनके फेमस एग्जांपल्स बताओ? दोस्तों ध्यान रखो, स्टार फिश जो होता है, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? ये सारे के सारे एनिमल्स कौन से फाइलम में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं 5 अप्रैल को पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों ये शिफ्ट थी दोपहर 3 बजे वाली। ठीक है, स्टार्ट करें, आ जाओ, बताओ। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? दोस्तों विलेय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट, इनका जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको क्या बोलोगे? दोस्तों मान लीजिए आपने डाल दिया पानी में, नमक डाल दिया और आपने इसको अच्छे से घोल दिया। कुछ समय बाद आप लोग देखते हो यहाँ वाला पानी, यहाँ वाला पानी, यहाँ वाला पानी सभी जगह एक जैसा ही नजर आ रहा है। तो इस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण, सभी जगह जब एक जैसा हो। लेकिन अगर आप लोगों ने दोस्तों पानी में डाली मिट्टी, अच्छे से घोल दी, कुछ समय बाद देखते हो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी ज्यादा है, यहाँ पर मिट्टी कम है, तो सभी जगह एक जैसा नहीं है, तो इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। दोस्तों जो समांगी मिश्रण होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इनके लिए इनको दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, विलियन के नाम से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बताओ। अभी अभी बताया सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या है? सर वहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बना लेते हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो आ जाओ, बताओ आंसर। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम क्या है, जल्दी से बताओ। जनरेटर का, भैया शादियों में लगता है ना जनरेटर, तो उसको वो किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। डीजल में होती है केमिकल एनर्जी, फिर उससे वो चलते हैं तो वो पहिया घूमता है ना, तो उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और उससे वो क्या बना देते हैं? लाइट बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर क्या करता है बताओ? मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो रेलवे ने क्या दिया है? 4 ही दिया है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? दोस्तों आप लोग कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, आप लोग फैट भी खाते हो, आप लोग प्रोटीन भी खाते हो। तो जो कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाते हो ना, जब इसका पूर्णतः डाइजेशन हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग खाना ज्यादा खा रहे हो तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तो ग्लूकोज आप लोगों का दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के जो कार्बोहाइड्रेट आप लोग खा रहे हो वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये ग्लाइकोजन स्टोर कहां पर होता है? आपके लीवर में होता है दोस्तों, आपके यकृत में होता है। चलो आगे बताओ। निम्न में से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल है?
फॉसिल फ्यूल किसको बोलोगे? जो कि दोस्तों आप लोग के पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं बहुत, मतलब पेड़ कोई भी जानवर दब जाता है बहुत सालों के बाद में, ठीक है, तो वो आपके फॉसिल फ्यूल बन जाता है। दोस्तों कोल, कोल का निर्माण कैसे होता है? जब पेड़ वगैरह काफी लंबे समय तक दबे रहते हैं तब आप लोग का निर्माण होता है कोल का। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में दबे रहते हैं ना ये। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों बताइए, कौन से सॉल्यूशन, कौन से विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? इसमें हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज्यादा है। तो दोस्तों कोई भी अम्ल जल में घुलकर क्या निकालता है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन निकालता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकालेगा उसको मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूंगा। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या होती है? 7 से बहुत कम। अगर 7 से चिन्नू से ही कम हुआ तो ज्यादा अच्छा एसिड नहीं है, बहुत कम होना चाहिए। तो जितना कम पीएच होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। चलिए दोस्तों बताओ, दोस्तों सबसे बड़ा जॉइंट बताओ, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा है? दोस्तों जॉइंट क्या होता है? जहां पर हड्डियां जुड़ती है। जैसे आपका नी, आपके घुटना भी तो एक प्रकार का जॉइंट है। यहाँ पर देखो कितनी हड्डियां मिल रही है। और दोस्तों नी जॉइंट आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देखिए ये जो नी जॉइंट होता है ना, ये आप लोगों का सबसे बड़ा जॉइंट होता है। क्लियर? जैसे ये वाली हड्डी कौन सी है? टीबिया है। ये कौन सी है? फिबुला है। ये वाली हड्डी कौन सी है? ये वाली आपकी फीमर है। ये वाली स्पेरिकल बोन कौन सी है? कौन सी है? ये आप लोग की पटेला। ठीक है, चलो आ जाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखे या और करवाऊं? मेरे पास तो दोस्तों बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है। तो आज के लिए इतना रखते हैं सर, फिर बाकी के क्वेश्चन कहां पर करेंगे? बहुत सारे, तो अरे बहुत सारे, आप पागल हो जाओगे। इतनी शिफ्ट है जिसका आप लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत सारी। अभी तो मैं गिनती के 8-10 शिफ्ट के लेकर आया हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों सर फिर कहां से करें? आप एक काम करो, आप लोग के लिए दोस्तों मैं डेली एमसीक्यू करवाता हूं दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। भैया सारे क्वेश्चंस करवाता हूं यार, आप आके तो देखो। और इस क्लास की क्या खास बात है भी बताऊंगा मैं। पहली बात तो 1 बजे में क्या करवाते हैं दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे एक्सपेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन पूछाते हैं वो 1 बजे करवाता हूँ। पीटी में दोस्तों जो भी 5 क्वेश्चन थे वो 1 बजे वाले क्लास लेते, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इसे 1 बजे क्लास से ना हो। 2 बजे दोस्तों साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें यही नहीं दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेता हूं। तो जो एनटीपीसी के इस बार पूछे गए हैं वो भी मैं 2 बजे क्लास में इंक्लूड कर रहा हूं। और दोस्तों मजेदार बात बताऊं, दोनों ही क्लासेज में आप लोगों को आपकी रैंक मिलती है। क्लास में आओ, देखो क्या शानदार आप लोग की प्रिपरेशन होती है इन दोनों क्लासेज के लिए। सर क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ तो सही। आप दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आइए, वहां पर दोस्तों गोल आप लोग सेलेक्ट करिए एसएससी एग्जाम, इसके स्पेशल क्लासेज में आ जाइए, ठीक है। मेरा नाम सर्च कर लीजिए, मुझे आप लोग फॉलो कर लो, इधर स्पेशल क्लास में आपको क्लासेस दिख जाएगी। दोस्तों जो भी क्लास आप लोग खोलोगे ना, एक बार कोड पूछा जाता है तो नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लो। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, क्लियर दोस्तों। बाकी दोनों क्लासेज की लिंक मैं आपको इधर दे भी दूंगा, है ना। और प्लीज मेरे दोस्तों, आप लोग जब भी सब्सक्रिप्शन से जुड़िए, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। फिर ये ना बोले सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब कुछ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन से जुड़ के। देखो शानदार पीडीएफ मिलती है आपको, सभी टीचर्स की क्लास मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार देखो, बाइलिंगुअल कंटेंट है, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख सकते हो, वीकली टेस्ट सीरीज भी मिलती है दोस्तों आपको। तो सर क्या करें, जब सब्सक्रिप्शन आप लोग लोगे, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन करोगे, ऐसी प्राइस आती है। तो दोस्तों बेस्ट है 12 महीने 24 महीने का लीजिए, सबसे सस्ता पड़ता है। इसमें कोड पूछेगा, लगाओ आपका प्यारा, आपका दुलारा नीरज 11, और जो डिस्काउंट आए वो वाली प्राइस पे करिए। दोस्तों किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है, नीरज 11 कोड हर जगह आप लोगों का एप्लीकेबल है, ठीक है। और कोई आपके मन में इच्छा, पीडीएफ क्लास खत्म हो गई अभी कमेंट में डलवा दूंगा भी, है ना, कमेंट में डलवा दूंगा। कमेंट में आप लोगों को एक लिंक मिलेगी, उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं 1 बजे और 2 बजे क्लास में धुआंधार तरीके से वहां पर हम लोग मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।